नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि कुमार झा सिग्मा गुरुकुल के विजय बैच में रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेशन में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। ध्यान में रहे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। लगभग एक सप्ताह की छुट्टी हुई थी, मैं आप लोगों के बीच मेरी क्लास उपलब्ध नहीं हो पाई। आज हम शुरू करते हैं नए सेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, सदनम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? सदनम पीवी बालकृष्णन won the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन विच डांस फ्रॉम? ये 4 लोक नृत्य भारत के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य हैं। जो लावनी है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। जो कथकली है ये केरला का लोक नृत्य है। ये भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का लोक नृत्य है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से सदनम पी बालकृष्णन कौन से नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसमें जो कथकली लोक नृत्य है, सदनम पी बालकृष्णन इसी लोक नृत्य के लिए जाने जाते हैं और उन्हें इसी के लिए पुरस्कार मिला था। बाकी सभी राज्यों का लोक नृत्य, कौन लोक नृत्य किस राज्य का है उससे भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन का तरीका बदल देते हैं और कौन सा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था? Who among the following was the first Indian to be recruited in Indian civil services in British India? हम 4 ऑप्शन पर नजर डालें। पहला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है रहमतुल्लाह एम सयानी, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये चारों व्यक्ति भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। कोई लेखक बनकर, कोई राजनीतिज्ञ बनकर, तो कोई सिविल सेवा में भर्ती होकर। सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन पर भी नज़र डालें तो जो रहमतुल्लाह एम सयानी है ये 1896 में कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष थे। तो सेशन कांग्रेस का 1896 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है ये सेशन कलकत्ता में हुआ था, अभी के हिसाब से कोलकाता। और इसी सेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया? तो 1896 के कलकत्ता सेशन में। तो रहमतुल्लाह एम सयानी इसके लिए जाने गए, इनकी अध्यक्षता में ही ये काम संपादित हुए थे। जो तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ये भारत के वो लेखक रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनकी जो कृति थी गीतांजलि, इसी के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था। ये बात है 1913 की। और रविंद्रनाथ टैगोर की उस गीत को पहली बार 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। और जो चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सिविल सेवा एग्जाम पास किए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाए, इनमें से किस राजनीतिज्ञ को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो मिलता जुलता ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी भी दे देंगे। उन्हें बिना ताज का बादशाह नहीं कहते, उन्हें कहते हैं अर्धनग्न फकीर, जिसे चर्चिल ने उनके बारे में कहा था कि ये अर्धनग्न फकीर है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये उपाधि उन्हें प्राप्त हुआ था। तो आप चारों ऑप्शन के बारे में जान लो। ये चारों ऑप्शन अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते? तो इसका सीधा सा आंसर होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में तो इसका आंसर देना मुश्किल है। इसका आंसर आप स्टैटिक जीके के हिसाब से याद रखें, 21। कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं।
ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? ओलंपिक में पहली बार फ्लैग उठाने वाले भारत की ओर से, तो ये पुरमा बनर्जी इसका आंसर होगा। और ध्यान में रहे, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था 1920 में, और वो जगह था बेल्जियम। कहाँ पर? बेल्जियम। बेल्जियम की वैसे तो राजधानी ब्रुसेल्स है, लेकिन ये गेम्स 1920 में जो आयोजित किए हुए थे वो था एंटवर्प में। कहाँ पर? एंटवर्प। ये वो जगह है बेल्जियम में जहाँ पर भारतीय टीम पहली बार भाग लिया था ओलंपिक गेम्स में। और पुरमा बनर्जी जो कि धाविका थी, उन्होंने पहली बार ध्वजवाहक के तौर पर भारत का नाम रोशन किया। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? उसमें कौन सा कलर यूज किया गया है? ₹50 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज बेस्ट कलर ऑफ। तो इसका जो नया सीरीज जारी हुआ है उसका कलर है फ्लोरोसेंट नीला, फ्लोरोसेंट ब्लू। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कुचिपुड़ी और दूसरा है मोहिनी अट्टम। लेकिन ध्यान में रहे, मोहिनी अट्टम मूलतः केरल राज्य का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये नृत्य किए जाते हैं। इस वजह से आपको इन चार में से एक चूज करना हो तो आंसर करोगे कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम मूलतः केरल राज्य का लोक नृत्य है। बाकी सभी राज्यों के लोक नृत्य को देख लें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में किए जाते हैं, मोहिनी अट्टम अभी अभी मैंने चर्चा किया केरला में किए जाते हैं, और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ मैदानी भागों, मतलब जो उनके बाउंड्री में आते हैं, उसमें ये किए जाते हैं। तो मोहिनी अट्टम मूलतः केरल का है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी मणिपुर में। हिंदू महीने डैश में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये फाल्गुन महीने में किया जाता है। किसी साल अंग्रेजी के महीने से फरवरी में ये आयोजित किए जाते हैं, तो किसी साल ये मार्च के महीने में होते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा फाल्गुन महीना। ये हिंदी महीने का आधा फरवरी और आधा मार्च होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं 5वीं और 6ठी के बीच के कार्यकाल को देख लें। तो जो 5th 5 ईयर प्लान है ये 1974 तो 79 के बीच रखी गई, लेकिन एक साल पहले ही खत्म कर दी गई। यानी कि 5वीं योजना एक साल पहले भंग कर दी गई। जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है ये 1982-85 के बीच की। इसका मतलब 1978 से 80 के बीच, 1978-80 के बीच देश में एक स्कीम लॉन्च किया गया, एक प्लानिंग लॉन्च किया गया। ये 5 ईयर प्लान को ड्रॉप करके किया गया था, और ऐसा करने वाले भारत के पहले जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, भारत में पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई रहे। और मोरारजी देसाई ने देश में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से। उसका नाम रोलिंग प्लान रखा, और हिंदी में उसका नाम अनवरत। ध्यान में रहे, रोलिंग प्लान को हिंदी में कहते हैं अनवरत योजना। इसको शुरू करने वाले थे मोरारजी देसाई, वो पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे। और 5वीं योजना का कार्यकाल ये रहा और 6ठी का कार्यकाल ये रहा। और आपसे पूछा गया था इन दोनों के बीच का प्लान, तो आंसर क्या होगा? रोलिंग प्लान। जुआनजांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ डैश नए प्रवेशकों से
कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। जुआनजांग के अनुसार जो नालंदा बौद्ध मठ है, आप जानते होंगे कि भारत में बौद्ध धर्म के लिए दो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। एक विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा और दूसरे का नाम था विक्रमशिला। ये दोनों विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र के लिए जाना गया। बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय थे, जिनमें नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जिस संप्रदाय की पढ़ाई कराई जाती थी उसका नाम था महायान, और विक्रमशिला में जिस संप्रदाय की पढ़ाई कराई जाती थी उनका नाम था ब्रजयान। ध्यान में रहे, इन दोनों समुदाय में एक विशेषता ये रही कि महायान संप्रदाय में जो बौद्ध मठ हुआ करते थे उसमें द्वारपाल से कठिन प्रश्न पूछा जाता था। मतलब ये एक ऐसा तरीका था कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति का चयन हो। तो द्वारपाल कठिन नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। बहुत कठिन का मतलब ऐसे गहराई वाले प्रश्न पूछते थे जिसका उत्तर वही व्यक्ति दे सकता था जो अच्छे बौद्ध धर्म के अच्छे दर्शन शास्त्री की तरह काम करता हो। इस वजह से क्वेश्चन का आंसर होगा गेट कीपर यानी कि द्वारपाल। अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं? इनमें से जो चार ऑप्शन हैं इनका संबंध कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से रहा, सीपीआई से रहा। लेकिन देखना यह है कि वर्ष क्या है, महीना कौन सा है। जो सीताराम येचुरी हैं, ये पिछले महीने इनका देहांत हुआ 2024 में। ये 2015 से 2016 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे। लेकिन 2022 में, अक्टूबर 2022 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे वो डी राजा थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार विकल्प नंबर 2 डी राजा इसके सही आंसर होंगे। ध्यान में रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये याद रखना, एक क्वेश्चन के बारे में याद रखना कि सीताराम येचुरी का देहांत पिछले महीने जो 2024 में ही हुई थी। तो करंट अफेयर्स में सीताराम येचुरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो ये पूछा जाए कि सीताराम येचुरी किस पार्टी से संबंधित थे, या तो ये पूछे जाए सीताराम येचुरी का कार्यकाल क्या था एज ए चीफ सेक्रेटरी। तो आंसर ये होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर डी राजा। स्किल इंडिया मिशन की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। स्किल इंडिया मिशन गवर्निंग काउंसिल इज चेयर्ड बाय द डैश। तो स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। ये स्टेट लेवल की बात हो गई, या स्किल इंडिया मिशन है ये नेशनल लेवल की बात। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी कैंसल। जो दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है। ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 4 गलत। और इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो स्किल इंडिया मिशन की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, ऑप्शन बी नॉमिनल कंपोजिशन, ऑप्शन सी रियल जीडीपी, ऑप्शन डी रियल कंपोजिशन। क्वेश्चन के हिसाब से प्रत्येक क्षेत्र पूछा गया है, प्रत्येक संरचना को देखते हुए कि प्रत्येक सेक्टर में जीडीपी में क्या योगदान रहा। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन अपने आप में यहाँ ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। खानाबदोश चरवाहे में चरवाहे अपने जानवरों के साथ परिभाषित मार्गों पर डैश और डैश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इन नोमैडिक हेर्डिंग herdsmen move from
place to place with their animal for dash and dash along defined routes. क्या पैसा और पानी के लिए जाते हैं? जी नहीं। क्या आश्रय और पैसे के लिए जाते हैं? जी नहीं। क्या चारा और पानी के लिए जाते हैं? यस। क्या आश्रय और चारा के लिए जाते हैं? जी नहीं। तो प्रत्येक ऑप्शन पर पहले चिंतन करें, उस पर विचार करें और उसके बाद उसका आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि फॉडर एंड वाटर, चारा और पानी होगा। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे त्रिपुरा भारत से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और त्रिपुरा के ये दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब आपके सामने ऑप्शन है अरुण सिंह, मरियम रेंगमा, राधा मोहन दास और विप्लव कुमार देव। जो राधा मोहन दास है यहाँ एंट्री भी गलत है, राधा मोहन सिंह होगा, ये भी बीजेपी के नेता हैं लेकिन बिहार कैडर के नेता हैं। और क्वेश्चन के अनुसार से विप्लव कुमार देव होंगे। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के दिग्गज नेता हैं और बीजेपी को वहां जिताने में इन्होंने अभिन्न भूमिका निभाई थी। लेकिन ध्यान में रहे क्वेश्चन सितंबर 2022 है, तो इसके हिसाब से मैंने मान लिया कि ये राज्यसभा के मेंबर चुने गए। लेकिन वर्तमान समय में विप्लव कुमार देव 2024 में इसी त्रिपुरा से एज ए लोकसभा मेंबर चुन लिए गए हैं। तो ध्यान में रहे, अब ये राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, एमपी हैं, लेकिन ये एमपी राज्यसभा से नहीं, अब ये एमपी हैं लोकसभा मेंबर के तौर पर। क्वेश्चन का अनुसार आंसर आप विप्लव कुमार देव ही करें, लेकिन ध्यान में रहे अब ये लोकसभा के मेंबर हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कई दिनों से ये सुप्रीम कोर्ट में 2016-17 तक ये चलता रहा मामला। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दिया, क्योंकि मामला ये था कि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु चाहते थे और इस वजह से इस अधिकार का प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन सभी ऑप्शन पर गौर करें तो आर्टिकल 19 कहता है कोई व्यक्ति किसी जगह जा सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, भारत के किसी भी क्षेत्र में वो कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति कह सकता है। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 20 कहता है, जिसमें आर्टिकल 20A शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 22 जिसके अनुसार से ये कहा गया है किसी भी व्यक्ति को आप अगर गिरफ्तार करते हैं तो संविधान के अनुसार से उसको इतना अधिकार दिया जाए कि वो अपने बचाव के लिए अपनी इच्छा के अनुसार वकील का चयन कर सके, अपने वक्तव्य जारी कर सके। तो इस हिसाब से आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का सत्य के निकट सबसे सटीक आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? आपराधिक कानून का मामला मतलब ये ध्यान रखें कि केसेस दो प्रकार के हो, एक केसेस सिविल केसेस, एक होता है क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में संपत्ति का मामला रखा जाता है, जैसे किसी ने किसी का चोरी कर लिया, जैसे किसी की संपत्ति को किसी ने हड़प लिया, या तलाक का मामला हो, या दो भाइयों के बीच लड़ाई का मामला हो, एक समाज में दो पक्षों के बीच की लड़ाई का मामला हो, तो ये सिविल केसेस। लेकिन जैसे ही इस मामले में किसी की हत्या की बात आ जाए, कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप या कोई अन्य मामले हो जाएं, तो वो क्रिमिनल केसेज हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है, मतलब नॉट ए क्रिमिनल केसेज। तो इसका मतलब सिविल केसेज आपको चूज करना है। क्या हत्या इस मामले का होगा? जी नहीं, ये तो क्रिमिनल केसेज है। दहेज के लिए प्रताड़ना, हरासमेंट ऑफ फॉर
डोरी, ये डोरी एक्ट भी लगता है, ये महिलाओं के द्वारा उनके ऊपर उत्पीड़न की वजह से किया जाता है, उनके बचाव में किए जाते हैं, तो ये भी गलत। चोरी, ये भी गलत, ये भी क्रिमिनल केसेज होगा। एक तलाक का मामला ऐसा है, डाइवोर्स केसेज, जो कि आपराधिक कानून का मामला नहीं माना जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य का नाम बताइए जहां महिला साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। देखिए, पुरुष की साक्षरता दर हो या महिला की साक्षरता दर हो, इसमें टॉप रैंकिंग में जो राज्य है उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता की दर न्यूनतम की बात हो, मिनिमम की बात हो, तो उसमें अंतर है। यहां सीधा आंसर होगा केरल। लेकिन मैंने पहले बताया, मेल लिटरेसी हो या फीमेल लिटरेसी हो, भारत के अग्रिम राज्य में जो पहला नंबर है वो केरल का है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां साक्षरता की दर सबसे कम है, तो सीधा आंसर होता है बिहार। फिर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है, तो सीधा आंसर होगा बिहार। मतलब टोटल ऑल ओवर लिटरेसी रेट मिनिमम पूछा जाए तो बिहार, मेल के हिसाब से पूछा जाए तो बिहार, लेकिन अगर फीमेल के हिसाब से पूछा जाए तो वहाँ आंसर राजस्थान हो जाते हैं। तो वहाँ तो कुछ अंतर भी है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। टॉप रैंकिंग में पूछा जाए, पुरुष में हो, महिला हो, ऑल ओवर हो, तो सबसे ऊपर केरल का होगा। लेकिन महिला साक्षरता मिनिमम की बात होगी, तो मिनिमम की बात होगी तो आपका आंसर बिहार नहीं होके राजस्थान हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखें, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पिछले साल 2023 में पूछे गए हैं। मानव शरीर में भोजन एक सतत नहर से होकर गुजरता है, जो डैश से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त हो जाता है। In human body, the food passes through a continuous canal which begins at dash and ends at anus। तो ध्यान में रहे कि कहाँ से शुरू होता है। क्या आप सीधे पेट में ही डालते हो या पहले कोई प्रक्रिया गुजरती है? तो पहले सीधे पेट में नहीं जाता। क्या भोजन नली में जाती है? वो भी पहले नहीं जाता। क्या मलाशय सबसे अंतिम प्रक्रिया है? तो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो मुख गुहा में। तो बकल कैविटी, ये इसका आंसर ये होगा। उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, इस प्रकार से भोजन की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो होता है। लेकिन यहाँ मुझसे पूछा गया था कि शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू होता है मुख गुहा से। तमिलनाडु तट पर वर्षा का एक बड़ा भाग डैश और डैश के दौरान प्राप्त होता है। तो तमिलनाडु का तट है, ये भारत का दक्षिण राज्य है। और ध्यान में रहे कि भारत में मॉनसून के दो प्रकार हैं। एक मॉनसून है साउथ वेस्ट मॉनसून, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। हिंदी में इसे कहें तो दक्षिण पश्चिम, और इंग्लिश में इसे कहें हिंदी में उत्तर पूर्वी मानसून। तो मानसून के दो प्रकार हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत भारत के केरल राज्य के मालाबार तट से हो, और ये वहां से शुरू होकर भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो भारत के अन्य हिस्से में इस मानसून से बारिश होती है। भारत में सबसे अधिक बारिश इसी मानसून से, जिसकी शुरुआत जून जुलाई से लेकर सितंबर तक रहती। जून से शुरू होती है और वो सितंबर तक चलती। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है भारत में? तो कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। सबसे अधिक बारिश भारत में कहाँ होती है? तो मेघालय के पहले 2008 से पहले आंसर चेरापूंजी हुआ करता था,
लेकिन अब आंसर होते हैं मासिनराम। मासिनराम एक खास जगह है जहां सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की जाती है। और टाइम भी आपने जान लिया, जून से लेकर सितंबर। और उत्तर पूर्वी मानसून की जो बारिश होती है वो भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में जिसे जिसकी शुरुआत माना जाता है अक्टूबर से लेकर, ये जनवरी फरवरी तक चलती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर से ये शुरू मानी जाती है। और इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये मेन मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, जहां से सबसे अधिक बारिश होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे कम बारिश होती है। और इस मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। अब प्रश्न में आ जाएं। प्रश्न कहता है तमिलनाडु तट पर वर्षा का एक बड़ा भाग डैश और डैश के दौरान प्राप्त होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है अप्रैल एंड मई। क्या अप्रैल और मई है ऑप्शन में? क्वेश्चन के अनुसार से देख ले। नहीं, अक्टूबर और नवंबर, यही मैंने बताया था आपको कि यहां से शुरू होता है। तो ये है लौटता हुआ मानसून। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं आपके, एक ये गलत, सॉरी इसका आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। बाकी जो तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई में भारत में किसी भी प्रकार की मानसून नहीं होती, ना तो साउथ वेस्ट मानसून ना नॉर्थ ईस्ट। तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, जो कि हमारा सही आंसर है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है मई एंड जून, यहाँ भी मानसून की शुरुआत नहीं मानी जाती है। अगस्त और सितंबर, जी हाँ, अगस्त और सितंबर मानसून तो है, लेकिन वो कौन सा मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून, जिससे बारिश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर एंड नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले इसे सादिर के नाम से जाना जाता था? Which of the following dances is dedicated to temples and was earlier known as सादिर? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथक। मैं फिर से दोहरा दूं, बार बार बताता रहता हूं कि ये चार लोक नृत्य भारत के अलग अलग राज्यों में किए जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरला में, मणिपुर में, कथक यूपी, राजस्थान एंड नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में कथक लोक नृत्य किए जाते हैं। लेकिन यहाँ मंदिरों को समर्पित जो लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित लोक नृत्य है। ये तमिलनाडु में बहुत अच्छे तरीके से किए जाते हैं। भारत के अन्य हिस्से में भी इस लोक नृत्य की चर्चा है, लेकिन इसका मूल केंद्र जो है वो भरतनाट्यम है। तो इस प्रकार से हमने मेन जो कि जीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी और एनटीपीसी के लिए चर्चा कर लिया हमने। और इन सभी प्रश्नों को बार बार आप देखते रहें, इस वीडियो को बार बार देखें, तो संभवतः आप जो चीज़ें एक या दो बार या तीन बार देखते हैं तो पहली बार में आप उसके मूल अंक को समझ पाते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार देख लिया तो वो गहराई तक आपके दिल तक पहुंचता है, दिमाग तक पहुंचता है। तो इस वीडियो को बार बार देखते रहे। जितनी भी क्लासेज आप लेते हैं ये हमारे इन सभी चैनलों पर उपलब्ध हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब पर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, देख सकते हैं। और अधिक से अधिक बच्चों के बीच इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। और ध्यान में रहे, कंटिन्यूटी बनाए रखें। जितना आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे आप उतने ही सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।